तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर रहे हैं। ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन है। द रॉयल स्टोर ऑफ जयपुर एज ए रिटेल ब्रांच एट जोधपुर, जोधपुर में इनकी ब्रांच है। द गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे, बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट किसी चीज की जो है वो 100 है, तो आप उसमें प्रॉफिट जो जोड़ रहे हो वो जोड़ रहे हो उसी का 25%, कॉस्ट का 25%। तो इससे आपकी सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस निकल रही है 125 रुपए। इस तरीके से कह रहे हैं। द ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। ऑब्वियस है, ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा। पर्टिकुलर आपको दे रखे हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। जनरल एंट्री तो छोड़ो, लेजर समझेंगे अपन, उससे जनरल अपने आप बन जाएंगी। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। तो अपन जानते हैं कि इनवॉइस प्राइस पे जो आपके अकाउंट बनते हैं वो बेसिकली कौन कौन से बनते हैं। तो पहले ही फॉर्मेट बना लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को जनरल एंट्री के थ्रू ना करके लेजर के थ्रू करना चाहिए। और इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 बनता है आपका ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। नंबर 2 पे अपने नोट्स में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। नंबर 3 पर आपका ब्रांच डेटर अकाउंट, ये भी हमारी एसेट है, डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से कम होता है। देन नंबर 4 पे बनता है अपना ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। देन नंबर 5 पे बनता है आपका ब्रांच का स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और सबसे लास्ट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अपन जो है वो बनाएंगे। नंबरिंग मैंने इस हिसाब से किया क्योंकि मैंने नोट्स में भी इसी ऑर्डर में समझाया है। ठीक है, तो पहले तो जो चीजें दे रखी हैं पहले उनको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या चीजें दे रखी हैं देखो। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, स्टॉक, डेटर और स्टॉक रिजर्व के 5,000, 1,800 और 1,000। तो सबसे पहले तो इन्हीं को लिखें। ओपनिंग बैलेंस 5,000 स्टॉक का, डेटर का 1,800 और स्टॉक रिजर्व का भी ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 1,000। तो ये बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। ठीक है, जिनका डेबिट बैलेंस है उनका डेबिट में लिख दिया, जिनका स्टॉक रिजर्व का क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख दिया। आगे आपको कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपने 75,000 का गुड्स सेंड टू ब्रांच है और उसमें से 1,000 का रिटर्न भी आ गया। हमने 75 का स्टॉक भेजा और 1,000 का रिटर्न आ गया। तो 75,000 का जब आपने माल भेजा तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 75। और 1,000 रिटर्न आ गया तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न 1,000। इस तरीके से आपका 1,000 यहाँ भी आ गया। और क्या, अभी मैंने क्रॉस एंट्री चालू नहीं किया, अभी तो जो डायरेक्ट है वो लिख रहा हूँ। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, देखो कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों से ब्रांच का स्टॉक कम होता है। ध्यान देना, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों से ब्रांच का स्टॉक कम होता है। 3,000 एंड 68,000। तो दोनों से स्टॉक कम होगा। कैश सेल होगा तो बाय कैश 3,000 और डेटर से होगा तो बाय ब्रांड डेटर 68,000। दोनों से ब्रांच का स्टॉक कम होता है, इसलिए अपन को इसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्रॉस एंट्री मैंने अभी नहीं की है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो इससे ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ब्रांच का स्टॉक की डेबिट साइड में आएगा 500 रुपए। ये ब्रांच के स्टॉक के डेबिट साइड में आया। और इससे हमारे डेटर कम भी हो जाएंगे तो डेटर में भी लिखा जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 500 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से और भी चीजें हैं। देखें आपको क्या, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 65। डेटर से कैश मिल गया तो डेटर ने कैश दे दिया तो डेटर हमारे कम हो जाएंगे 65,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, इससे भी हमारे डेटर कम हो जाएंगे। और बेड डेट्स 100, इनसे भी डेटर कम हो जाएंगे। तो 65, 500 एंड 100 तीनों जो हैं ये आपके ब्रांच डेटर की क्रेडिट साइड में आएंगे। ये देखो, बाय कैश 65, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 500, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 100, दोनों को साथ में भी लिख सकते थे। इस तरह से इन सभी से हमारे डेटर जो हैं वो आपके कम हो गए। आगे लिखा है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पे किए तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में ये तीनों खर्चे आपको दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से? रेंट, सैलरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और ये हेड ऑफिस ने पे किए हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश या टू बैंक। तीनों खर्चे हेड ऑफिस ने पे किए तो टू कैश या टू बैंक के नाम से यहाँ आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपको दो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, स्टॉक का और डेटर का, 8300 एंड 3700। इन दोनों बैलेंसेस को दिखा दीजिए। ये आपका है 8300 और ये डेटर का है क्लोजिंग बैलेंस 3700।
ये सारे आपको डायरेक्ट बैलेंस दे रखे थे, जिनकी मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी है, अभी तक मैंने क्रॉस एंट्री नहीं की है। बोलो भाई, जो चीज समझ में नहीं आई हो पूछ लो। देखिए, कभी कभी आप एक वर्ड देखेंगे, पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब होता है, इट मीन स्मॉल थेफ्ट ऑफ गुड्स बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं, वो जाता है, ह्यूमन बिहेव है। पिल्फरेज आर जनरली कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल लॉस, कि हम ये मान के चलते हैं ह्यूमन बिहेव है, छोटी मोटी चोरियां होंगी। अब मान लो पार्ले जी बनाने वाली कंपनी है, वो पार्ले का बिस्कुट बनाती है। अब वो दोपहर में जो एम्प्लॉय हैं चाय पी रहे हैं, तो वो बिस्कुट को अलग से खरीद कर थोड़ा लेंगे, वो वही पी लेंगे, वही खा लेंगे डेफिनेटली। तो ऐसा होता है, ऐसा कंपनी मान के चलती है। एंड देयर फोर कॉस्ट ऑफ पिल्फरेज गुड्स मे नॉट शोन सेपरेटली, इसीलिए इसको अलग से नहीं दिखा जाते, ब्रांच अकाउंट में अलग से नहीं दिखाना। By doing so, normal loss due to pilferage is automatically charged against branch gross profit। और इस तरह से अपन ने ये एक तरह से क्या किया, ब्रांच के ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट ही उसको क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो नॉर्मली पिल्फरेज जो है ब्रांच अकाउंट के अंदर अलग से नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उसको हम मान के चलते हैं ऐसा होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 13 जो हरी ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन है, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पिल्फरेज आपका दिखाया है 200 और 150, उस पिल्फरेज को इन्होंने यहाँ दिखाया नहीं है, देखो डैश कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको नॉर्मल लॉस कंसीडर कर दिया कि यहाँ हमारे खर्चे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिखा है, उसमें ये खर्चे आ गए और वो हमारे उसी में ग्रॉस प्रॉफिट को ही कम कर देंगे, हम उसको अलग से अकाउंट में कहीं भी नहीं लिख रहे।